यस मैम। एडजुडिकेशन ऑफिसर से हमने स्टार्ट किया था। तो एडजुडिकेशन ऑफिसर कौन बंदा होता है? जो डिसीजन लेता है, यानी कि जजमेंट देता है, फॉर्मल डिसीजंस लेता है। अब ये जो एडजुडिकेशन ऑफिसर्स है, ये अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से केसेस में? आपके आईटी एक्ट वाले केसेस में। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो केस होता है ना, इसके अंदर अब इसके अंदर जो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपॉइंटमेंट है फॉर एडजुडिकेटिंग वेदर एनी पर्सन हैज बीन कमिटेड एनी कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और ऑफ एनी रूल, रेगुलेशन, डायरेक्शन और ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। तो वो डिसाइड करेगा क्या किसी सामने वाले बंदे ने कोई एक्ट कंट्रावेन किया है, कोई रूल कंट्रावेन किया हो, रेगुलेशन। अगर नहीं किया तो उसको छोड़ देगा, और अगर उसने गलती की होगी, उसने गुनाह किया होगा, तो वो क्या करेगा? उसको पेनल्टी देगा। तो वो पेनल्टी लगाएगा, कंपनसेशन दिलवाएगा उसको। कैसा कंपनसेशन दिलवाएगा? जैसा उसे जेन्युइन लगेगा, जो उसे ठीक लगेगा। So the act takes care to set out the factors to be taken into account by the adjudication officer in adjudging the quantum of compensation under this chapter. He has to have due regard the following factors. कहता है चलो मान लिया एडजुडिकेशन ऑफिसर कंपेंसेशन बताएगा हमें कि कितना कंपेंसेशन होगा। तो कहते हैं कंपेंसेशन बताने के लिए वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा। कहता है जब वो कंपेंसेशन बताएगा तो वो कुछ बातों का ध्यान रखेगा, जैसे कि आपको कितना अनफेयर एडवांटेज हुआ, द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, कि आपने वो डिफॉल्ट करके कितना एडवांटेज कमाया। जितना एडवांटेज कमाया है वो सारा का सारा कंपेंसेशन में उस बंदे को वापस दिलवा सकते हैं। सेकेंड केस, अगर एग्रीव्ड पर्सन का लॉस हुआ है तो अमाउंट ऑफ लॉस, जितना भी उसको लॉस हुआ है वो सारा अमाउंट कंपनसेशन में दिलवाया जा सकता है। थर्ड, चेक करेंगे कि आपने जो गलती की है वो रिपीटेटिव नेचर की है क्या, यानी कि गलती एक बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। कैसी गलती कर रहे हो? बार बार। बार बार। कहता अगर बार बार गलती करते हो आप, तो उस केस में आपका क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर बार बार गलती करते हो तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी हाई रहेगा। एक बार गलती की माफी मिल सकती है, 2 बार की माफी मिल सकती है, शायद 3 बार की भी मिल जाए। लेकिन वो आप बार 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 करने लगो तो माफी मिलनी चाहिए या पेनल्टी हाई ज्यादा लगानी चाहिए? पेनल्टी। हाई हाई पेनल्टी आपके ऊपर पेनल्टी लगानी ज्यादा चाहिए। लगानी। ज्यादा लगाओ, क्या पता सुधर जाए ज्यादा पेनल्टी से। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखेगा एडजुडिकेशन ऑफिसर अगर जब वो पेनल्टी डिसाइड करेगा। ठीक है। कहता है एडजुडिकेशन ऑफिसर तो ठीक है, अगर एडजुडिकेशन ऑफिसर से गलती हो जाए तो कहता है अगर एजुकेशन ऑफिसर से गलती हो गई तो आप कहाँ चले जाओ? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। कहता आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन है? कहता आईटी एक्ट, मैंने कोई स्पेशल अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाया। वो वाला ट्रिब्यूनल जो टेलीकॉम अथॉरिटी का है, यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसी को मानो अपना अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि जो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मेंटेन किया हुआ है वही हमारा भी ट्रिब्यूनल होगा, उसी को ही हम अपीलेट ट्रिब्यूनल मानेंगे। और आपको जितनी भी कंप्लेंट करनी है हमारे एडजुडिकेशन ऑफिसर के खिलाफ, आप कहाँ जाके करो? ट्राई में जाके करो, हम वहीं पे केस लड़ने आएंगे। ठीक है। तो जो भी हमारा ट्राई वाला अपीलेट होगा उसको नोटिफिकेशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि किस अपीलेट ट्रिब्यूनल को आपने अपना आईटी वाला अपीलेट ट्रिब्यूनल मानना है, यानी कि आईटीएटी, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपीलेट ट्रिब्यूनल। आईटीएटी कौन होगा? ट्राई वाला अपीलेट ट्रिब्यूनल ही आपका आईटीएटी माना जाएगा। ठीक है। यस मैम। आगे आ जाओ। इन द सेम चैप्टर देयर आर प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड रिकवरी ऑफ पेनल्टी। और उसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपका, मान लो आपका पेनल्टी बढ़ते 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 होगी 1 लाख रुपए की। अब पेनल्टी अमाउंट कम है ज्यादा है? ज्यादा। ज्यादा हो गया कंपाउंड। अब क्या करेगी कंपनीज या जो भी जिस बंदे से भी क्राइम हुआ है वो अपनी गलती खुद मान लेगी, सरेंडर कर देगी एक तरह से। वो कहेगी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन है ना ये पूरा अमाउंट मत लो पेनल्टी का, पेनल्टी कुछ कम कर दो, मैं पेनल्टी देने को तैयार हूँ, मैं अपनी गलती खुद मान रही हूँ, लेकिन आप मेरा अमाउंट
कम कर दो पेनल्टी का। कम कर दो। तो जिसके अंदर वो एप्लीकेशन लगाती है या उस कम करने की प्रोसेस का नाम कहते हैं हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, जहां पर आप अपनी गलती मान के अपनी पेनल्टीज को कम करवाते हो, उसे क्या कहेंगे हम? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। ठीक है, गलती की माफी मांगते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी। तो कंपाउंडिंग कैसे होगी, पेनल्टी कैसे कैसे रिकवर की जा सकती है, वो सब वही लगेगा जो ट्राई के अंदर लगता है। यानी कि हमें आईटी एक्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको कहाँ पढ़ेंगे हम? ट्राई के अंदर पढ़ेंगे। चलो जी, अब ये बोलता है कि ट्राई के पास कौन कौन सी एप्लीकेशन आ सकती है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो बोलते हैं कि अगर कोई बंदा, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का भी एक कंट्रोलर था, या फिर एडजुडिकेटर, या फिर एडजुडिकेटर के डिसीजन से परेशान है, तो वो डायरेक्टली अपील कर सकता है कहाँ पे? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। कितने दिन में अपील कर सकता है? 45 दिन। टोटल 45 दिन में। 5 डेज में अपील कर सकते हो आप। किसके डिसीजन के खिलाफ? कंट्रोलर के भी और एडजुडिकेटर के भी। जिसके डिसीजन से परेशान हो उसी के डिसीजन की कंप्लेंट लेकर आ जाओ। क्या बोलता है? अगर आप अपीलेट के भी डिसीजन से परेशान हो तो आप कहाँ जाओ? हाई कोर्ट में। जाओ हाई हाई कोर्ट। कोर्ट। हाई कोर्ट में जाने का टाइम पीरियड कितना है? 60 डेज। 60 डेज। 60 दिन में आप जा सकते हो हाई कोर्ट के पास, और 45 दिन में जा सकते हो कहाँ पे? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। एटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड, यहाँ पर किसी भी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि आप अपीलेट के पास जाओगे, और अपीलेट से सीधा कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट हाई के कोर्ट पास। के पास। जब भी आपके पास कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल होता है, स्पेशल अथॉरिटी होती है, तो वहां सिविल कोर्ट की आपकी जुरिस्डिक्शन बैन कर देते हैं, ताकि उसका दरवाजा आप खटखटाई ना सको। तो ये ऑप्शन तो है नहीं सिविल कोर्ट का, इकलौता ऑप्शन बचा आइदर एडजुडिकेशन ऑफिसर और द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल भी नहीं पसंद आया तो हाई कोर्ट। ठीक है। यस मैम। तो हमारा इसका मैं अगर ज्यूरिस्डिक्शन स्ट्रक्चर देखूं तो क्या रहा? पहला कौन होगा? ट्राई नहीं, एडजुडिकेशन। ऑफिसर, या फिर सीसीआई, सीसीए, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। दूसरा कौन हुआ? एटी। ट्राई। तीसरा कौन हुआ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। तो ये 3 आई हमारे पास आईटी एक्ट के अंदर जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी, जिसके पास हम केस लेकर जा सकते हैं। और किसकी जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई? सिविल कोर्ट की। किसकी जुरिस्डिक्शन खत्म हुई हमारे पास? सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म सिविल हो गई, कोर्ट की। और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अभी भी मेंटेन है। ठीक है। तो मैम ट्राई का क्या काम हुआ फिर? ट्राई अपीलेट है ना यहाँ पे, ट्राई की अपीलेट ओके 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 ट्रिब्यूनल हमारे ओके मैम, आईटी ओके। एक्ट की अपीलेट ट्रिब्यूनल रहेगी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर नीचे हैं कुछ टर्म्स ऑफ ऑफेंसेस, कि ऑफेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। वो तो था एक पर्टिकुलर ऑफेंस जो सेक्शन 43 में ऊपर लिखा हुआ था, जिसके बारे में आपको यस मैम। पेनल्टी वहां पर दिखी हुई है कि बाय वे ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। कहता और क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि चैप्टर 11 में लिखे हुए हैं ऑफेंसेस, जो सेक्शन 65 से लेकर 78 के अंदर आते हैं। तो पढ़ते हैं अलग अलग ऑफेंसेस को। तो पहला ऑफेंस है हमारे पास टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना जो कहाँ पर रखे हुए हैं? आपके कंप्यूटर के अंदर रखे हुए हैं। सो whoever knowingly और intentionally, यानी कि आप कैसा काम कर रहे हो? जानबूझ के या गलती से? जानबूझ के काम कर रहे हो। और जानबूझ क्या के। कर रहे हो जानबूझ के? कंसील करते हो, छुपाते हो, कंसील। छुपा रहे डिस्ट्रॉय, हैं। नष्ट करते हो, अल्टर, छेड़छाड़ करते हो, और करते हो। इंटेंशनली कोज अनदर पर्सन, या किसी दूसरे से जबरदस्ती या फिर जानबूझ के ये काम करवाते हो। और किसको अल्टर, डिस्ट्रॉय या कंसील कर रहे हो? किसी कंप्यूटर कंप्यूटर सोर्स सोर्स। यूज्ड फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपके या तो कंप्यूटर में यूज हो रहा है, या कंप्यूटर प्रोग्राम में, या कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में। नेटवर्क एंड में। the source code is required to be kept or maintained by law,
और लॉ ने मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको वो सोर्स कोड क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मेंटेन कर। सोर्स कोड से आपने क्या किया, छेड़छाड़ कर दी, तो यानी कि आपने लॉ को भी प्रोहिबिट किया है। सो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। तो ऐसे 3 बंदे को year, जेल लगेगी 3 साल की। 3 साल की जेल लगेगी या 3 साल तक की जेल लगेगी? 3 साल तक की। और विद फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज, यानी कि लाख और क्या लग सकता है, फाइन लगेगा। कितना लगेगा? फाइन लग सकता है। 2 लाख, 2 लाख तक। अप टू 2 या लाख, बोथ। और ज्यादा गुस्सा आया तो दोनों दे दे। दोनों। ठीक है। तो छेड़छाड़ किसके साथ करनी है? कंप्यूटर सोर्स। कंप्यूटर सोर्स कोड। और कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? बेसिकली जब आप कंप्यूटर बनाते हो ना, तो कंप्यूटर, कई बार कंप्यूटर के अंदर वो कुछ प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा कंप्यूटर काम करता है। कोडिंग होती है ना इसके अंदर, अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, वो ब्लैक ब्लैक सा बॉक्स ओपन होता है कंप्यूटर के अंदर, देखा है कभी? यस मैम। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जब मतलब कंप्यूटर बनता है या कोई भी प्रोग्राम डलता है ना, तो इसका एक कोड लिखा जाता है, इसका मैनुअल लिखा जाता है। उसके साथ अगर आपने छेड़छाड़ की तो आपका सिस्टम अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। सो कंप्यूटर सोर्स कोड क्या हो सकता है? लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन, लेआउट, प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ छेड़छाड़ करने पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। चलें आगे। और कुछ यस मैम। हमारे पास कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस क्या बोलता है? अगर आप यहाँ पर कैसा काम कर रही हो, इफ अ पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रूडेंटली, यानी कि आपके मन में चोर है, डिसऑनेस्ट बेईमानी से आप काम कर रहे हो या धोखाधड़ी कर रही हो। कौन सा काम कर रहे हो? वो वाला काम जो सेक्शन 43 में पढ़े थे। यानी कि कौन कौन से काम थे वो? किसी के सिस्टम में चोरी छिपे एंट्री मारना, एक्सेस लेना, या किसी दूसरे को एक्सेस दिलवाना, डाटा चुराना, डाटा अल्टर करना, याद है? यस मैम। जो भी पढ़े थे। अगर वो काम आपसे नेग्लिजेंट होते हैं तो सेक्शन 43 वाली पेनल्टी लगती है। लेकिन जानबूझ के धोखा देने के लिए आप वो काम करते हो तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो क्या है? इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, कितने सालों की? अप टू 3 years। तो जेल हो सकती है अप टू 3 years। और क्या होगा? फाइन होगा, जो कितना हो सकता है? 5 लाख रुपए का, या दोनों भी लग सकते हैं, जैसी श्रद्धा होगी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की। तो यानी कि सेक्शन 43 वाली दो पेनल्टी होगी। अगर नॉर्मल एक्सेस लिया गया आपसे तो वहां पर अप टू द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, और डिसऑनेस्टली अगर आपने एक्सेस लिया तो सामने लिखी हुई है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 5 लाख और बोथ। तो ऑफेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं ये सब हम पढ़ चुके थे। अब इसमें थोड़े से अलग ऑफेंस भी हैं आपके, जैसे कि सेकंड वाला ऑफेंस थोड़ा अलग है, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी के सिस्टम से अपनी आइडेंटिटी ही चुरा लेना, यानी कि रिप्रेजेंट करना दूसरे सिस्टम के जैसा या फिर किसी और बंदे के जैसा रिप्रेजेंट करना अपने आप को। फॉर एग्जांपल आपने सिग्नेचर किए इन द नेम ऑफ मिस्टर ए, आपने मिस्टर ए के डीएससी चुराए और साइन मार दिए। कंप्यूटर को क्या लगेगा, वो साइन किसने मारे हैं? मिस्टर ए ने। लेकिन एक्चुअल में वो साइन किसने मारे? मिस्टर बी ने मारे। तो कहीं ना कहीं मिस्टर बी ने मिस्टर ए की आइडेंटिटी चुरा ली। तो आइडेंटिटी थेफ्ट अगर आप करते हो, यानी कि किसी दूसरे के भी हाफ पे काम करते हो और ऐसा शो करते हो कि मैं वही हूँ, तो क्या होगा आपका? आइडेंटिटी थेफ्ट। इसको ये भी बोल सकते हैं पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज सम अदर पर्सन। जैसे मान लो निकिता का नाम भी क्या है? महक है, और महक का नाम तो महक है ही। है ही, ठीक है। अब हमारे पास दो महक है, मुझे जाना था महक 1 के पास, ठीक है। मैं महक 2 से पूछती हूँ कि क्या आप महक 1 है? महक कहती है इसे पता तो है नहीं, मेरा नाम भी महक है। तो इसने बोल दिया कि हाँ हाँ मैं महक हूँ। तो इसने क्या किया? इसने अपने आप को दूसरे बंदे के जैसा रिप्रेजेंट किया, इसने फायदा उठाया उस कंफ्यूजन का, और इसने महक 1 को दी जाने वाली इंफॉर्मेशन खुद ले ली। अब यहाँ पर जो महक 2 ने
क्राइम किया है ना, उसको बोलते हैं हम चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी कि अपने आप को किसी दूसरे जैसा दिखाना और उसके बाद उसको यूज करना इंफॉर्मेशन को। तो ऐसा काम करते हो तो वो भी क्या है, क्राइम है। वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब आप मिसयूज करते हो, यानी कि आपने किसी सिस्टम में एंट्री मार ली तो सामने वाले की क्या हो गई, प्राइवेसी भंग हो गई। साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम किया आपने तो भी गलत काम है। या फिर ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश करना या ट्रांसफर करना जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो इन ई फॉर्म में, वो भी गलत है। या फिर ऐसी कोई चिल्ड्रन लेकर आना, ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, वो भी गलत काम है आपका। डाटा को मिसरिप्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि आपको मना किया गया था ये इन्फॉर्मेशन किसी को देने से, फिर भी आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की, तो आपने किसको ब्रीच किया, कॉन्फिडेंशियलिटी को। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपका ट्रस्ट, जैसे आपको बोला गया था ना, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस डाटा को सिक्योर करके रखोगे। चलो जी, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था कि ये इन्फॉर्मेशन आप किसी को दोगे नहीं, तो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, तो वो भी एक क्राइम है अंडर दिस एक्ट। पब्लिशिंग ई सिग्नेचर फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स, यानी कि अपने गलत ई सिग्नेचर्स आप लगा रहे हो, वो भी क्राइम है। या फिर कुछ भी डाटा पब्लिश करना किसी फ्रॉडलेंट तरीके से पब्लिश करना, वो भी क्या है आपका, क्राइम। क्राइम है। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म होने वाला है, आगे आ जाओ। तो यहाँ पर चैप्टर 11 कहता है सर्टेन प्रोविजंस एम्पावरिंग कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू सर्टेन डायरेक्शंस टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। कंट्रोलर क्या बताएगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को डायरेक्शंस दे सकता है कि तुम्हें कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स बांटनी है, कैसे काम करना है, आपको कोई रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी, तो वो सारे काम ये किसको बताएगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को डायरेक्शन। और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को डायरेक्शन माननी पड़ेगी, यस मैम। माननी पड़ेगी। जब भी आपका सीनियर आपको कोई डायरेक्शन देता है तो आपको माननी चाहिए भी और माननी पड़ेगी। चलो जी, आगे करते हैं। फर्दर, एज पर सेक्शन 69, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट कौन सी हो, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या इसके कोई भी ऑफिसर्स हो, specially authorized by the central or the state government, as the case may be, if satisfied that it is necessary or expedient to do so in the interest of sovereignty or integrity of India, defense of India, state friendly relations, states or public orders, for preventing incitement to the commission of any cognizable offense relating to above, or for investigation of any offense, it may, subject to provision of safeguard and procedure as may be subside, for reason to be recorded in writing, by order, direct any agencies of the appropriate government to intercept, monitor and decrypt। क्या बोलता है यहाँ पर पावर है सीजी के पास, एसजी के पास और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड होंगे। क्या, अगर उन्हें लगता है कि ऊपर जो एक्ट लिखे हुए हैं कोई क्राइम हुआ है और वो आपको इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, डिफेंस के खिलाफ है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ है, या फिर दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में दुश्मनी क्रिएट करवा सकता है, यानी कि हमारी स्टेट की शांति को भंग करने वाला काम हुआ है, तो ये क्या करवा सकती है, ये एक एजेंसी बिठा सकती है आपके ऊपर और उस एजेंसी से क्या करवाएगी, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो कहेगी इनकी हरकतों पर नजर रखो, टू इंटरसेप्ट, monitor, decrypt, or cause to be intercepted or monitored or decrypted any information generated, transmitted, received in any computer source, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी के भी कंप्यूटर सोर्स की मॉनिटरिंग कर सकती है अगर उसे लगता है कि इस कंप्यूटर से क्या हो रहा है, इस कंप्यूटर से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है जो नहीं जानी चाहिए, तो आपके उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ब्लॉकेज भी लगाया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है कि ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, मतलब उसको चेक करेंगे क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। अगर कोई भी हैवी अमाउंट का पैसा ट्रांसफर होता है तो फटाफट पता चल जाता है। यस मैम। कैसे पता चलता है, वो चेक करते रहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वैसे ही इंफॉर्मेशन वाले ट्राई वाले अपने जब भी अपनी कोई कम्युनिकेशन ट्रांसफर होती है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, स्कैन होती है अपनी सारी इंफॉर्मेशन, तो अपन क्या करेंगे उसको
अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है तो हम या तो इंफॉर्मेशन जाने नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे उसको और लिख देंगे दिस मैसेज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, मॉनिटर करेंगे या चेक करते रहेंगे क्या हो रहा है, या फिर डिक्रिप्ट करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे कि ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है, यस मैम। ये काम कौन करवाएगा? सीजी करवाएगा, जब उसे डर होगा कि मेरे देश की एकता खतरे में है। करें आगे का? यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला जो है आपका, वैसे आपका सीआरपीसी में भी कवर्ड है और यहाँ पर भी कवर्ड है। इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। वैसे तो अगर इंडिया में क्राइम हो रहा है तभी हम मानेंगे ना कि क्राइम इंडिया में हो रहा है। अगर इंडिया की टेरिटरी पे, इंडिया की जमीन पे कोई क्राइम कर रहा है तो ही उसे इंडियन क्राइम माना जाता है और इंडियन एक्ट में पनिशेबल होता है। लेकिन आईटी एक्ट थोड़ा अनोखा है। आईटी एक्ट कहता है एक बंदा यूएसए में बैठा है लेकिन वो इंडियन सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, प्लेस ऑफ क्राइम तो यूएसए है लेकिन जिस डाटा के साथ छेड़छाड़ की वो इंडिया में, तो हम यूएसए वाले बंदे को भी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगा सकते हैं, यानी करेंगे। अंडर इंडियन पिनल लॉ लाइबल होगा फॉर द पेनल्टी। और ये जो यूएसए को हमने कवर किया है ना यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द एक्ट इज प्रोवाइडेड बाय एनेक्टिंग द प्रोविजन टू अप्लाई टू एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस, कोई भी इंटरवेंशन जो कि कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया हुआ, बाय एनी पर्सन, किसी भी बंदे ने किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो। कब? इफ द एक्ट और कंडक्ट इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन द इंडिया। जब आप इंडिया के कंप्यूटर से, इंडिया के कंप्यूटर सिस्टम से या इंडिया के कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ कर रहे हो तो आप चाहे किसी भी देश के हो, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, चलो करें आगे। यस मैम। Yes. लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, एनएसपी। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं आपने? जो अपने को ये फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, सो द इंटरनेट सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स वर्किंग ऑन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि उसको क्या कहेंगे हम, इंटरमीडियरीज कहेंगे। So an intermediary with respect to any particular e-record means any person who on behalf of another person receives, stores, transmit that record or provides any service with respect to that record and includes telecom services। जैसे हम कोई भी मैसेज भेजते हैं, आज मिस्टर ए मिस्टर बी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो किसी मीडियम से तो भेजेंगे। पहले क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे बाय पोस्ट, आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं हम सिस्टम को, है ना। तो ऑनलाइन वो जाती है बी से। कैसे जाता होगा, क्या मैसेज तार में घुसता है? ये जो मैसेज के वर्ड्स है क्या ऐसे तार में घुस के जाएंगे कि पहले ई गया फिर एन गया फिर आई गया फिर एल ओ एन ऐसे ऐसे, या फिर वो कोई मेथड ऐसा है जिसको करता है और फिर वो सिस्टम सर्वर पे सेव होता है, फिर सर्वर उसको डिस्प्ले करता है बी के फोन पे, या कुछ ऐसा होता है। ए ने मैसेज टाइप किया, सेंड किया, तो वो सर्वर में जाएगा, सर्वर से फिर वो किसके पास जाएगा, बी के पास। बी के पास। कुछ इस तरह से होता होगा, अक्षर तो नहीं ट्रांसफर होते होंगे ना, और आजकल तो वायर्स अक्षर भी कैसे ट्रांसफर होंगे, उड़ते उड़ते भी नहीं जा सकते। तो ये बोलता है हमारे बीच में ना इंटरमीडियरीज होते हैं। तो वो इंटरमीडियरी कौन बंदा है, जो किसी ना किसी तरीके से सामने वाले बंदे से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर उसे अपने सर्वर में स्टोर करता है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है किसके पास, किसी दूसरे बंदे के पास। ठीक है जी, और प्रोवाइड्स एनी सर्विस, और कोई भी सर्विसेज देता है विद रिस्पेक्ट टू, और वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो टेलीफोन सर्विसेज देते हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो हमें नेटवर्क अवेलेबल करवाते हैं, या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट देते हैं, या वो वेबसाइट्स, वेब होस्टिंग सर्विसेज, या वो वेबसाइट्स, या फिर वो सर्च इंजन, या फिर वो ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, या वो ऑनलाइन ऑप्शन साइट्स, यानी कि जो भी आपका बीच में मीडिएटरी का काम करता है, यानी कि कोई भी साइट हो, कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी इंजन हो, सर्च इंजन, कुछ भी हो जिसके कारण आपने अपना क्या किया है, अपनी कम्युनिकेशन को पूरा किया है, तो उनके ऊपर एक लायबिलिटी होती है। क्या लायबिलिटी होती है कि वो आपके साथ, आपकी इंफॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, जिस पर्पस के लिए आपने वो इंफॉर्मेशन उन्हें दी है वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो और कहीं पर भी उसका
मिसयूज ना हो. So in his capacity as intermediary, a network service provider may have to handle the matter which may contravene the act. To avoid such consequences, the act declared that no network service provider shall be liable under this act rules regulation made thereunder for any third party information or data made available by him if he proves that offense or contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense. तो बोलता है उनको छूट है, एग्जम्पशंस है फ्रॉम पेनल्टी, लेकिन उन्हें शो क्या करना पड़ेगा कि आपने रीजनेबल सिक्योरिटी मेंटेन की थी, रीजनेबल प्रोसीजर मेंटेन किए थे. याद है वो ताले वाला अभी एग्जांपल करवाया था जो? यस मैम. हाँ, तो अगर आप रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो, अगर आपने पूरी तरह से अपने सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो किया था, सारे काम किए थे, उसके बाद भी अगर डाटा मिसयूज हो जाता है तो हमारी उनकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आजकल हैकिंग बहुत हो रही है, तो थर्ड पर्सन बिना एक्सेस के भी इंफॉर्मेशन ले लेता है. तो उस केस में अगर आप जेन्युइन थे, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई डाटा का मिसयूज नहीं किया, आपने किसी को डाटा नहीं दिया और फिर भी सामने वाले ने ले लिया, तो आपकी कोई गलती नहीं होगी वहां पर. ठीक है, हुआ यस क्लियर? मैम. यस मैम. इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया खत्म. अब क्या करना है?